जयवर्धन सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधायक 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधायक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री जी फरमा रहे थे कि पूरे देश भर में और पूरे विश्व में जिन जिन शहरों में बहुत तेज रफ्तार से वृद्धि हो रही है, वहाँ पर एक महानगर का पूरा क्षेत्र निश्चित करना और वहाँ पर पूरी प्लानिंग करना अति महत्वपूर्ण रहता है। और मैं शुरुआत में कहना चाहूँगा माननीय मंत्री जी और सदन से कि अगर हम पूरे विश्व में महानगरों की बात करें तो हमें ज़्यादा दूर नहीं देखना है अध्यक्ष महोदय। आज से 10 या 20 साल पहले पूरे विश्व में टोक्यो शहर सबसे बड़ा महानगर विश्व का होता था, लेकिन पिछले 10 साल में अगर विश्व में सबसे बड़ा महानगर है तो दिल्ली एनसीआर का पूरा कैपिटल रीजन है। और मैं माननीय मंत्री जी को, सदन को कहना चाहूँगा कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर का विकास हुआ है, हम उस विकास से काफी कुछ सीख भी सकते हैं, उनकी सफलताओं से और गलतियों से भी। अगर एक तरफ आज हम दिल्ली एनसीआर को देखें अध्यक्ष महोदय, तो उत्तर तरफ तो दिल्ली पहुंच गया है, सोनीपत पानीपत तक एनसीआर पहुंच चुका है। हम दक्षिण तरफ देखें तो अलवर तक पहुंच चुका है। अगर हम पूर्वी तरफ देखें तो मेरठ तक एनसीआर पहुंच चुका है। अगर उसके हम लाभों के बारे में बात करें जो उसमें सफलताएं प्राप्त हुई हैं, तो उनमें से जो कुछ बातें सामने आती हैं, हम गुड़गांव की बात करें, नोएडा की बात करें, जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहां निवेश प्राप्त हुआ है, उससे कहीं ना कहीं एनसीआर के साथ साथ पूरे देश को लाभ मिला है। आईटी, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी में अनेकों बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक गुड़गांव में स्थापित हुई हैं। बड़े बड़े स्तर पर मानेसर से आगे पूरे लॉजिस्टिक्स पार्क्स स्थापित हुए हैं। नोएडा की तरफ अगर हम देखें तो नोएडा की तरफ भी आगे मीडिया ही नहीं, अनेकों और वहाँ पर उद्योग स्थापित हुए हैं, कंपनियां स्थापित हुई हैं। नोएडा के आगे तो नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी लगभग बहुत जल्द चालू होने वाला है। अगर ये सब एक तरफ एनसीआर के और एक महानगर के सफलताएं हैं, तो एक तरफ जो बड़ी चुनौती है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक दिन गाड़ी से जा रहा था जयपुर से दिल्ली तक, मैंने नोटिस किया कुछ जगह अब खाली बची नहीं है। यही स्थिति दिल्ली से मेरठ तक है। गाजियाबाद से आप मेरठ जाओ तो पूरी जगह लगभग वहाँ पे कुछ निर्माण हो रहा है। उसका परिणाम ये है कि अगर आज दिल्ली एनसीआर पूरे विश्व का सबसे बड़ा महानगर है, तो उसके साथ साथ दिल्ली एनसीआर पूरे विश्व का सबसे प्रदूषित शहर भी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सबको इस विधेयक का महत्व समझना चाहिए। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान में, जैसा मंत्री जी ने कहा, कि इंदौर के साथ साथ हमारी राजधानी भोपाल के साथ साथ ग्वालियर, जबलपुर में भी अपार क्षमताएं हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में शायद ये दो शहर भी कहीं ना कहीं महानगर में शामिल होंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चालू करना चाहूँगा इंदौर के साथ में। जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, इंदौर, देवास, उज्जैन, मऊ, पीतमपुर, माननीय मंत्री जी तो एक जगह से नहीं, अनेकों जगह से विधायक भी रह चुके हैं। वो तो इस पूरे क्षेत्र के एक एक कोने को जानते हैं। और मैं कहना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि अगर आज दिल्ली एनसीआर अपने अपने कारणों से प्रसिद्ध है और हमारा जो पूरा मुंबई का मेट्रोपॉलिटन एरिया है वो भी अपने अपने व्यवसायिक उद्योग के कारण प्रसिद्ध है, लेकिन संस्कृति के तौर में
और धार्मिक रूप से हमारे इंदौर, उज्जैन, मालवा से ज़्यादा संपन्न कोई और नगर नहीं है। एक तरफ उज्जैन भगवान महाकाल की नगरी है, हमारा देवास शहर चामुंडा माता की नगरी है, इंदौर मां अहिल्याबाई की नगरी है, मऊ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली है और मऊ के पास में ही हमारे वीर टाटिया मामा जी की समाधि भी है। तो ऐसे एक महानगर जिसमें कहीं ना कहीं हर वर्ग की पहचान है, राम जी का जन्म स्थान और भगवान परशुराम जी का भी जन्म स्थान उसी क्षेत्र से है। तो आप समझ सकते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि जिस हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ सिर्फ हमारे प्रदेश के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में इस क्षेत्र का बड़ा महत्व है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में अभी पधारे हैं और चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे माननीय नगर प्रशासन मंत्री जी हो, दोनों का भी वही क्षेत्र आता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगा कि जब हम भविष्य में इस पूरे महानगर की विकास की चर्चा करेंगे तो मेरी सलाह है माननीय मंत्री जी को कि आर्थिक रूप से, क्षेत्र के इतिहास के रूप से, जैसा मैंने पहले कहा, क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के रूप से हम एक अलग पहचान इस महानगर की बनानी है। और कोई भी नगर की पहचान, उसके साथ महानगर की जो विशेषकर विकास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं अध्यक्ष महोदय, जिन पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले, जैसा अध्यक्ष जी ने, माननीय मंत्री जी ने कहा था अध्यक्ष जी, कि कोई भी महानगर के विकास में वहाँ की आर्थिक व्यवस्था और वहाँ पर इंदौर उज्जैन के बीच में, उज्जैन देवास के बीच में और इंदौर पीतमपुर के बीच में जो खाली जगह है, वहाँ पर कहाँ पर हम SEZ प्लान करेंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कौन कौन सी जगह हम आरक्षित करेंगे नए नए उद्योगों के लिए, लॉजिस्टिक्स हब्स के लिए। क्या जब अंत में माननीय मंत्री जी अपना उद्बोधन देंगे तो क्या हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े हैं, कोई ऐसा डेटा है जिसमें उज्जैन देवास के बीच में, उज्जैन इंदौर के बीच में और इंदौर देवास के बीच में कितनी शासकीय जमीन हमारे पास है जहां पर हम नए SEZ स्थापित कर सकते हैं, जहां हम नए फूड पार्क स्थापित कर सकते हैं, जहां हम नए विशेषकर IT इकोनॉमिक कॉरिडोर्स स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उद्योग और व्यवसाय के साथ साथ अध्यक्ष महोदय, एक महानगर की बड़ी पहचान शिक्षा से भी होती है। आज हम दिल्ली की, हम NCR की बात करें तो दिल्ली में चाहे DU हो, साउथ कैंपस हो, लेकिन अशोका यूनिवर्सिटी, OP जिंदल यूनिवर्सिटी भी दिल्ली के आउटस्कर्ट्स पे स्थापित हुई हैं। और इसी प्रकार से चाहे इंदौर में IIT हो, IIM हो, लेकिन मेरी माननीय मंत्री जी सलाह होगी कि उज्जैन इंदौर के बीच में और हमारे देवास के बीच में और मऊ पीतमपुर के बीच में भी कुछ हम विशेष ऐसी सरकारी जमीनें वहां पर देखें जहां पे 50-100 एकड़ के नए कुछ यूनिवर्सिटीज हम स्थापित कर सके, चाहे वो फील्ड चिकित्सा शिक्षा की हो, चाहे वो कुछ विशेष और विषयों को लेकर जहां जहां हम आज पिछड़ रहे हैं। क्योंकि आज जमाना अध्यक्ष महोदय बदल गया है। आज से 20 साल पहले जहां ऑयल पेट्रोलियम सबसे बड़ा उद्योग होता था, सबसे बड़ी कंपनियां पूरे विश्व की ऑयल कंपनीज होती थी, लेकिन आज पूरे विश्व में अगर सबसे बड़ी कंपनियां हैं तो IT और टेक की हो गई अध्यक्ष महोदय। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम हमारे प्रदेश को देखें देश की तुलना में, तो मध्य प्रदेश, हैदराबाद, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गुजरात से काफी पिछड़ चुका है। तो क्या हम इंदौर महानगर में क्या हम विशेषकर IT पर ध्यान दे सकते हैं? कुछ कंपनियां वहां पे हैं, TCS का कैंपस भी वहां पर है, इन्फोसिस का भी है, लेकिन और आगे बढ़ के, क्योंकि अधिकतर TCS और इन्फोसिस वो कंपनियां थी जो एक प्रकार से आउटसोर्स में विशेषकर उनका एक विशेष उनकी रुचि रहती थी। लेकिन जो आज का जमाना है, मैन पावर सप्लाई के साथ साथ इनोवेशन टेक्नोलॉजी पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो इस विषय पर भी अगर हम विशेष ध्यान देंगे इस महानगर में, तो अगले, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप 2050 की बात कर रहे हैं,
तो इन विषयों पर चर्चा करने से हमें काफी लाभ मिल सकता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु माननीय अध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्री और शिक्षा के बाद आता है यातायात का, ट्रांसपोर्ट का। अभी कुछ दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया था, लेकिन जो शायद मंत्री जी को भी जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही होगी, अभी तक इंदौर मेट्रो की इतनी सफलता नहीं हुई है, क्योंकि शुरुआत है और स्वाभाविक है जब कोई भी ऐसी नई व्यवस्था चालू होती है तो पर्याप्त यात्री उसमें उसका उपयोग तभी कर पाएंगे जब कहीं ना कहीं मेट्रो के साथ साथ जो बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे बसों का हो, टैक्सी का हो, ऑटो का हो और फुटपाथ का हो, वो सब लिंक होता है मेट्रो के साथ में। लेकिन अगर हम दिल्ली को आज देखें अध्यक्ष महोदय, तो दिल्ली में मेट्रो के साथ रैपिड रेल बन चुका है, जहां दिल्ली से लेके गुड़गांव तक, गाजियाबाद तक रैपिड रेल चल रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक अहम विषय है कि जब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो क्या हमने अभी से इसकी तैयारी की है? उज्जैन से लेके इंदौर तक रैपिड रेल की, इंदौर से लेके पीतमपुर तक रैपिड रेल की, इंदौर से लेके देवास तक रैपिड रेल की। क्योंकि आप जब सरकारी ट्रांसपोर्ट को इन सब शहरों से जोड़ोगे, जिसकी शुरुआत रैपिड रेल से होगी, तो ही आप वहां पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बना पाओगे जिसके द्वारा रैपिड रेल से लेके ऑटो तक एक कनेक्टिविटी बनेगी। आज हम लंदन की बात करें, सिंगापुर की बात करें, आज पूरे विश्व में अगर सबसे अच्छी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था कोई शहर के पास है तो लंदन के पास है, सिंगापुर के पास है, जहां एक ही कार्ड से आप मेट्रो का भी और बस का भी उपयोग कर सकते हो। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस पर भी हमें अध्ययन करना चाहिए है। और आखिरी जो पॉइंट है, मैंने जैसा कहा, मैं तो 3 पॉइंट कह चुका हूं अध्यक्ष महोदय, उद्योग, शिक्षा और ट्रांसपोर्ट। चौथा पॉइंट है हमारा पर्यावरण, हमारा वन क्षेत्र। और जो मैंने कहा था शुरुआत में अध्यक्ष महोदय कि अगर हमने कुछ सीखा है दिल्ली से, तो यह है कि एक बड़े महानगर में एक बड़ी ग्रीन बेल्ट, एक बड़ा वन क्षेत्र भी अनिवार्य है। नहीं तो आज जो एक मालवा के क्लाइमेट की, वहां के मौसम की जो तारीफ की जाती है पूरे देश भर में, लेकिन अगर हम विकास और बिल्डिंग निर्माण के साथ साथ प्लांटेशन पर, वृक्षारोपण पर ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वह विस्तृत बात कल स्वयं माननीय मंत्री जी ने कही थी, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पर्यावरण है उस पर भी खतरा आ सकता है। और इसी विषय के साथ साथ अब मैं आता हूं दूसरे शहर पर, भोपाल पर, जो हमारी राजधानी है और जहां हम सब अधिकतर, चाहे जो सरकार के जो मंत्रीगण होते हैं या फिर जो अधिकारीगण होते हैं, सब यहां निवास करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जहां हम एक तरफ भोपाल के महानगर की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 20 सालों में हम भोपाल का मास्टर प्लान प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से अर्ज करूंगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो मास्टर प्लान 2005 में पुनः प्रस्तुत होना चाहिए था, वो आज तक प्रस्तुत नहीं हो पाया। मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, 2020 7 मार्च को हमने भोपाल मास्टर प्लान को प्रस्तुत किया था मिंटो हॉल में, लेकिन कुछ दिन बाद ही सत्ता परिवर्तन हुआ और वो मास्टर प्लान पास नहीं हो पाया, क्योंकि कोई भी मास्टर प्लान को प्रस्तुत करने के बाद शायद 1 महीने या 50-100 दिन की अनुमति रहती है, जिसके बाद वो मास्टर प्लान फाइनलाइज हो जाता है। और अगर हमें भोपाल को भी एक महानगर के रूप में देखना है, तो सबसे पहले ये तय करना है कि हमारी नीयत क्या है। क्या हम जिस मास्टर प्लान को 20 साल से रोक कर रखे हैं, ठंडे बस्ते में डाल चुके हैं, क्या हम इस भोपाल मास्टर प्लान को, भोपाल के महानगर को हम आगे स्थापित कर पाएंगे? क्योंकि भोपाल में भी अगर हम देखें तो भोपाल के पूर्वी तरफ रायसेन का क्षेत्र आता है, लेकिन रायसेन भोपाल के पूरा वन क्षेत्र भी आता है अध्यक्ष महोदय। अगर हम भोपाल का दक्षिण का क्षेत्र देखें तो जरूर वो एक क्षेत्र है जहां काफी विकास हो भी रहा है। होशंगाबाद रोड से लेके आप मंडीदीप, अब्दुल्लागंज देखें तो वहां पर पहले से ही औद्योगिक क्षेत्र है। लेकिन आप जाइए भोपाल के पश्चिम तरफ,
तो आपका सीहोर का क्षेत्र आता है। रामेश्वर शर्मा जी हमारे माननीय हजूर के विधायक यहाँ बैठे हैं, उनका तो क्षेत्र भोपाल के चारों तरफ आता है, लेकिन सीहोर के आसपास का जो एरिया है वो कैचमेंट एरिया है, जहाँ पर वैसे ही बड़ा निर्माण करना पे प्रतिबंध है। तो वहाँ पर हम कैसे क्या प्लान कर सकेंगे, इस हिसाब से भोपाल के विकास के संबंध में दो ही क्षेत्र हैं, या तो उत्तर तरफ जाओ एयरपोर्ट के आगे शाहपुर कुरावट तरफ, या फिर दक्षिण तरफ जाओ। तो इसके साथ साथ जो चुनौतियां हैं वन विभाग की, उस पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, एक जानकारी मेरे पास आई है कि पहले से 8 लेन का बाईपास मंडीदीप से मिसरो तक ऑलरेडी निर्मित हो चुका है, लेकिन अब चर्चा है कि नई रोड बनेगी 4 लेन की, कोलार रोड से फंदा सीहोर रोड तक, जिसमें कहीं ना कहीं रातापानी रिजर्व का क्षेत्र भी आएगा। क्या वहां हमें पुनः ऐसी रोड बनवानी है जहां पूरा वन क्षेत्र है, जो कि पहले से बाईपास बन चुका है भोपाल में? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं अध्यक्ष महोदय, जिन पर हमें भोपाल इंदौर के विषय में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आता हूं विधेयक पर। मैं इसका अध्ययन कर रहा था अध्यक्ष महोदय। जयवर्धन जी, अब समाप्त करना पड़ेगा। आखिरी 5 मिनट ये अध्यक्ष चर्चा महोदय, विधेयक पर ही हो रही थी, लेकिन विधेयक से के बाहर चर्चा अंतर्गत, करने का कोई औचित्य लेकिन नहीं। अध्यक्ष जी विधेयक के अंतर्गत जो जिन शहरों को लाभ मिल रहा था, मैं उनकी बात कर रहा था, भूमिका तैयार कर रहा था। अब जो इसमें जो विधेयक की हम बात करें तो जल्दी समाप्त करिए। इसमें 5 मिनट अध्यक्ष महोदय, चौथे और 5वें पेज पे माननीय मंत्री जी ने 3 समितियां बनाई हैं। पहली समिति है महानगर योजना समिति, दूसरी महानगर विकास प्राधिकरण, और तीसरी है महानगर कार्यकारी समिति। तो ऐसा क्या कारण है कि 3 समितियां बनी है? इनकी अलग अलग भूमिकाएं क्या होंगी, इनमें अंतर क्या रहेगा? अलग योजना समिति, अलग विकास प्राधिकरण समिति और अलग कार्यकारी समिति। तो माननीय मंत्री जी उनके भाषण में स्पष्ट करें कि इनमें अंतर क्या है। माननीय मंत्री जी ने कहा था उनकी ओपनिंग स्टेटमेंट पे कि जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो चाहे अध्यक्ष हो, उनको लिया जाएगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, 5वें पेज पर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत ये लिखा गया है, महानगर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा के 4 सदस्य शासन द्वारा नामांकित किया जाएगा। अब आप यहां देखें तो हम इंदौर की बात करें तो इसमें इंदौर, उज्जैन, देवास और धार 4 जिले आ रहे हैं। आप सिर्फ 4 विधायकों को रखोगे इस समिति में। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर पुनः विचार किया जाए और जो भी विधायक इस क्षेत्र के अंदर आते हैं सबको उसमें शामिल करना चाहिए है। उसी प्रकार से आप देखिए अध्यक्ष महोदय, तो इस विकास प्राधिकरण के अंतर्गत अनेकों नगर पंचायत भी होंगी, नगर पालिकाएं होंगी, लेकिन वहां भी कहा गया है कि उस प्राधिकरण के अंतर्गत उस महानगर में सिर्फ 3 अध्यक्ष लिए जाएंगे। क्या वो उचित है? नहीं है। तो मैं इसमें मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जब ये गठन होगा इन समितियों का, तो सब विधायकगण, सब निर्वाचित अध्यक्षगण इसमें शामिल रहे। दूसरा मेरा जो एक आपत्ति है अध्यक्ष महोदय, 7वें पेज पर माननीय मंत्री जी के द्वारा जो प्रस्तुत विधेयक है, इसमें लिखा गया है कि जो विकास प्राधिकरण कार्यकारी समिति रहेगी, इसमें कोई प्रतिनिधि नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी हैं, महानगर के आयुक्त हैं, नगर निगम के आयुक्त हैं, एमपीआईडीसी और अनेकों और जो शासकीय अधिकारी हैं वही इसमें शामिल हैं। कोई निर्वाचित प्रतिनिधि इसमें शामिल क्यों नहीं है? तो मैं यही निवेदन करता हूं मंत्री जी से कि जब वो अपना संबोधन दे तो कार्यकारी समिति और विकास प्राधिकरण की भूमिकाओं में क्या अंतर रहेगा ये स्पष्ट करना चाहिए है, और योजना समिति के साथ भी क्या अंतर रहेगा, ये तीनों समितियों में क्या क्या अलग अलग उनकी भूमिकाएं रहेंगी अध्यक्ष महोदय, उसमें हमें स्पष्टीकरण चाहिए है माननीय मंत्री जी से। इसके साथ साथ आखिरी में जो मेरा पॉइंट है, जब हम ये महानगर बनाएंगे तो इसमें बड़ा क्षेत्र बीच में आएगा जहां आज भी खेती बाड़ी हो रही है, और हमें विशेष ध्यान देना चाहिए है कि महानगर के निर्माण में जो किसानों का अधिकार और हक है वो हम नहीं छीने।
क्योंकि अनेकों बार ऐसी बात सामने आती है, हम बात करें आईडीए की, और आईडीए के बारे में मेरे से बेहतर माननीय मंत्री जी जानते हैं, लेकिन मेरे पास ऐसे अनेकों बार केस सामने आए हैं जहां आईडीए ने या कोई अन्य विकास प्राधिकरण ने जमीन तो ले ली 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन वो वैसी खाली पड़ी है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2019 में हमने ये नियम बनाया था कि लैंड पूलिंग के माध्यम से जहां भी कोई जमीन ऐसी है जिसको टेक ओवर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई योजना के लिए, लेकिन वहां पर अगर काम हुआ ही नहीं है, जमीन 10 साल बाद, 15 साल बाद वैसी की वैसी पड़ी है, तो वो जमीन वापस जो वहां के मालिक हैं उनको दी जाएगी। लेकिन वापस जब ये सरकार में परिवर्तन हुआ था 2020 में, तो इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं माननीय मंत्री जी से और माननीय सीएम साहब से निवेदन करूंगा कि विकास प्राधिकरण एक ऐसी व्यवस्था होती है और ऐसी संस्था होती है जिससे कि हम बेहतर विकास करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्राधिकरण कुछ ऐसे केस में ब्लैकमेलिंग करते हैं। जान करके किसी को परेशान करना है तो उसकी जमीन का आप योजना में डाल दो, पड़ी रहेगी, वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो इस बात से हमको सावधान रहना चाहिए है। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा आपसे निवेदन था। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विधेयक के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश के जो भावी महानगर हैं, चाहे इंदौर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे जबलपुर हो, इन सब शहरों में बेहतर विकास होगा। लेकिन हमें इस बात पर सावधान होना चाहिए है कि जो वहाँ के कृषक हैं, जो वहाँ के उस आसपास के क्षेत्र के वो ऐसे परिवार हैं जो आते हैं अनुसूचित जाति से, जनजाति से, जो उनके पट्टे की भूमि है, उनका शोषण ना किया जाए। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम इन महानगरों के प्लानिंग के लिए अच्छी व्यवस्था जमाएंगे और पूरे सकारात्मक रूप से हम प्लानिंग करेंगे, तो मुझे विश्वास है अध्यक्ष महोदय कि दिल्ली एनसीआर से भी बड़ा और ऐतिहासिक महानगर हमारा इंदौर का शहर बन सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। रामेश।